हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। जितने भी स्टूडेंट 27 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं वो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे बायोलॉजी के उन सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो 27 फरवरी को आपके बायोलॉजी के पेपर में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, पूरे बायोलॉजी के अति लघुत्तरीय प्रश्न हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये एक महा मैराथन क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरी बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, तो उनकी तैयारी मैं मात्र 3 दिनों में करवा कर रहूंगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब है मैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। पूरे बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पूरे बायोलॉजी के अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हम पूरे बायोलॉजी के लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही विस्तृतरीय प्रश्न पढ़ेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार हमें बायोलॉजी में 70 में 65 प्लस लेकर आना है। हिंदी में तो आप 95 प्लस लेकर आएंगे, इंग्लिश में भी आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे सर पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, अब आज से हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी में धूम मचा कर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा, पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने एक ही वीडियो में बता दिया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक जितने क्वेश्चन है सब एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, टोटल 44 या 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। जैसे पूरा चैप्टर मैंने ले रखा है। फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेकंड है मानव जनन, थर्ड है जनन स्वास्थ्य, ठीक है। फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत। 5 नंबर चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। 6 नंबर चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। 7 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 8 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। 9 नंबर है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। 10 नंबर है जीव और समष्टियां और 11 नंबर है जैव विविधता एवं संरक्षण। यानी कि टोटल आपकी बायोलॉजी में 11 चैप्टर हैं। 11 पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा उसका 70 में 65 प्लस पक्का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना होगा। देखिए इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सभी क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न में ही आएंगे, लघुत्तरीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट है भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कि भ्रूणपोष जो होता है, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, इनमें भ्रूणपोष का विकास किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो देखिए ये जो आवृत बीजी पौधे हैं इनमें एक प्रक्रिया पाई जाती है, वो है द्विनिषेचन, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, द्विनिषेचन। ठीक है, तो द्विनिषेचन के पश्चात होता है, के पश्चात होता है, ठीक है, होता है। तो देखिए भ्रूणकोश का विकास आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन के पश्चात होता है। एक डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है, उसी के बाद ही भ्रूणकोश का विकास होता है। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक नंबर में, और क्या चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण। देखिए क्या आप जानते हैं आभासी फल के कोई 2 उदाहरण जानते हैं तो बताइए। देखिए सबसे पहला हमारा उदाहरण क्या होगा, सबसे फर्स्ट उदाहरण है सेब। ठीक है, सेब एक आभासी फल है। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा भी लिख देते हैं यहां पर। दूसरा है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये 2 ऐसे फल होते हैं जिनको हम आभासी फल बोलते हैं। ठीक है, सेब और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आवृत बीजी पौधों में। देखिए टैपिटम कहां स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। यानी कि टैपिटम क्या होता है, व्हाट इज टैपिटम, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए टैपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टैपिटम जो है, ये जो परागकोश होता है, इसकी सबसे आंतरिक इंटरनल परत होती है ये। ठीक है, ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यानी कि जो हमारे आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें परागकण पाए जाते हैं। देखा जाए तो ये नर युग्मक है, जैसे हम लोगों में शुक्राणु होते हैं, ठीक है, हमारे में, ठीक है, मनुष्यों में, तो इसमें क्या होता है, परागकण होते हैं। ठीक,
तो ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। टैपेटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती है और सामान्यतया एक से अधिक केंद्रक से युक्त होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, जो मानव जनन चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन हो चुका है। देखिए क्या है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। यानी कि जो 2 ऐसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखने हैं जो अग्र पीयूष ग्रंथ के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 ऐसे हार्मोन हैं जो स्रावित होते हैं। सबसे पहला हार्मोन क्या है, ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बच्चों को समझ में आए। आप नोट भी इसको कर सकते हैं, नोट कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट देखिए, एक है LH हार्मोन और दूसरा हमारा है FSH हार्मोन। ठीक है, FSH हार्मोन। अब आप लोग कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा। देखिए LH हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, हार्मोन। LH हार्मोन का फुल फॉर्म होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और FSH का फुल फॉर्म क्या होगा इसका, देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो लिख देंगे फॉलिकल, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। देखिए LH, देखिए अग्र पीयूष ग्रंथ द्वारा 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन कौन से हैं। LH हार्मोन जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, और FSH हार्मोन जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये 2 हार्मोन हमारे अग्र पीयूष ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। देखिए स्त्रियों में जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक आवर्त चक्र प्रक्रिया होती है जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब क्लास में टीचर बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो उनको हंसी आती है। अरे हंसने वाली क्या बात है, जो आपके सिलेबस में हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ेंगे अपने आप बॉडी के बारे में जानने, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको अपने बॉडी के बारे में नहीं पता तो आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आवर्त चक्र क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, यानी कि किस हार्मोन के द्वारा आवर्त चक्र होता है। तो देखिए मादाओं यानी कि प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। जो मादा होते हैं, ठीक है, मादाएं मतलब जो फीमेल्स होती हैं, इनमें अंडाणु का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मतलब इसके कई नाम है, चाहे आप आवर्त चक्र बोलिए, चाहे मासिक चक्र बोलिए, चाहे ऋतुस्राव चक्र बोलिए, क्योंकि ये 28 दिन के चक्र में होता है तो इसे हम मासिक चक्र भी बोल सकते हैं, ऋतुस्राव चक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यानी कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें आवर्त चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। यानी कि जो आवर्त चक्र है ये अंडाशय में, जो स्त्रियों में अंडाशय होता है उसमें अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण सक्षम हो जाती है। यानी कि जैसे ही आवर्त चक्र समझ लीजिए प्रारंभ होने लगा लड़कियों में, तो समझ लीजिए कि वो लड़की प्रेगनेंसी उसकी हो सकती है, यानी कि वो क्या है, गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं, जो अभी मैंने नाम बताया था। LH हार्मोन जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, दूसरा है FSH हार्मोन, इसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो आवर्त चक्र का नियमन करते हैं, यानी कि आवर्त चक्र को ये प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रेरित करते हैं। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैया स्त्रियों में तो आवर्त चक्र होता है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, पुरुषों के अंदर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है, इसमें लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इनके द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन के नाम लिखने हैं।
तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन्स हार्मोन का स्रावण करती हैं। यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं ये किसका किसका स्रावण करती हैं? टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का ये स्रावण करती हैं। किसकी उपस्थिति में? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में ये टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करेंगे। बस हो गया, सिंपल सा है। तो कुछ है नहीं भाई बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि बोर्ड एग्जाम में आप छाप के आएंगे। इसमें देखिए दूसरे चैप्टर में आप पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु, इन सबका चित्र बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने चित्र बनवाया नहीं है, लेकिन आपको इनका चित्र बनाना आना चाहिए। पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और शुक्राणु, ठीक है, इन सबका चित्र बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। यानी कि आपको उस प्रक्रिया का नाम लिखना है जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे बताइए? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ठीक है, ये अंडोत्सर्ग होता है। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीय अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। हो गया। 8वां देखिए। अब भैया आते हैं प्रसव पर। प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? प्रसव का मतलब क्या होता है? जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं उसी को हम प्रसव बोलते हैं। मतलब जो शिशु है उसका बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। ठीक है, पार्ट्यूशन। देखिए गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। बस हो गया। मतलब गर्भकाल जब पूरा हो गया 9 मंथ, ठीक है, तो गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु जो पूर्ण रूप से विकसित है उसका माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव है। यानी कि बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया को ही हम प्रसव कहते हैं। बस हो गया। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। ठीक है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन, प्रसव का प्रेरण जो है ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। यानी कि प्रसव जो प्रक्रिया है इसको प्रेरित कौन कौन हार्मोन करते हैं? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन इसको प्रेरित करते हैं। ठीक है, बस हो गया। इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ सिंपल होते हैं। देखिए बायो में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन बच्चे डरते हैं, केवल पढ़े होंगे तो सबको पता होगा। 9 नंबर देखिए, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। यानी कि कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं? जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर, उसको पोषण वो प्रदान करती हैं, तो उनका नाम बताइए। देखिए शुक्राणु जो है, ठीक है, इनका चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ये समझ लीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको पोषण प्रदान करने वाली हार्मोन जो होती है वो होती है सर्टोली कोशिकाएं। कोशिकाएं पूछी गई थी, तो सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो प्रसव को, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम है सर्टोली कोशिकाएं। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हम लोगों के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। मतलब 23 जोड़ा होंगे और 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तीसरे चैप्टर से है जनन स्वास्थ्य। देखिए क्या है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? मतलब यौन शिक्षा, सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे स्कूल्स में? अगर हाँ तो क्यों? तो देखिए विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। मतलब अगर भैया यौन शिक्षा के बारे में नहीं जानेंगे तो जो किशोरावस्था में, यंग एज में है, उनको कैसे जानकारी मिलेगी? अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आगे देखिए, यौन शिक्षा से उन्हें यौन के प्रति भ्रांतियां व मिथ्या फैलान धारणाओं को खत्म करने वाली सहायता मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। मतलब क्या होता है, अब देखा जाता है कि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है हमारे देश की। ठीक है, तो जो शिक्षित होगा उसका एक ही नारा होगा, हम दो हमारे दो, हम दो हैं तो हमारे 2 बच्चे हो जाएं, बहुत है। लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 10-10, 5-5, 8-8 बच्चे हैं। ठीक है,
तो जो लोग शिक्षित होंगे, अगर यौन शिक्षा आपके पास है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जनसंख्या कम करना है, कैसे कमाकर खिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही बच्चे पैदा करेंगे। तो जनसंख्या, ये विद्यालयों में यौन शिक्षा बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। तो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम पात्र निषेचन भी बोलते हैं। जीआईएफटी का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, ठीक है, गैमीट, मैंने बताया भी था शायद इसको, गैमीट, ठीक है, इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है जीआईएफटी का, ठीक है। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होगा पात्र निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीआईएफटी का होगा गैमीट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतः फाइलोपियन स्थानांतरण, ठीक है, हिंदी में भी मैंने बता दिया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। भैया आईयूडी का पूरा नाम क्या होगा, तो मैं इधर लिख देता हूं इंग्लिश में, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, डिवाइस, ठीक है। तो आईयूडी का पूरा नाम होगा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः गर्भाशयी यंत्र, ठीक है, ये आईयूडी का पूरा नाम होता है। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, अंतः गर्भाशयी यंत्र, बस हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे 4th चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमारा वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, ठीक है, आपको किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखने हैं, मतलब 4 लक्षण का आपको नाम लिखना है। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। उदाहरण के रूप में जैसे देखिए 4 का मैं बता रहा हूं, फर्स्ट है पुष्पों का रंग, बैगनी जो है ये प्रभावी रंग होगा, सफेद अप्रभावी होगा, ठीक है। ऐसे बीज का रंग हरा प्रभावी होगा, पीला अप्रभावी होगा। ऐसे पौधों की लंबाई लंबा प्रभावी होगा, बौना अप्रभावी होगा। ऐसे बीज का आकार गोल प्रभावी होगा एवं झुर्रीदार अप्रभावी होगा, ठीक है। तो उन्होंने तो 7 लक्षण लिए थे, किन्हीं 4 का आपसे पूछा जा रहा है तो 4 लिख सकते हैं, किन्हीं 2 का पूछा जा रहा है 2 लिख सकते हैं, बट यहां पर 4 पूछा गया था, हमने 4 लिख दिया, ठीक है। ऐसे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। मतलब ये 2 संकरण है, संकर पूर्वज संकरण, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बैक क्रॉस, और परीक्षण संकरण इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए जब किसी संकर का किसी भी जनक के संकरण करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी संकर का किसी भी जनक के संकरण से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। और जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मकीय अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी एवं समयुग्मकीय अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहेंगे। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, आनुवंशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। यानी कि व्हाट इज जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग क्या होता है बताइए। मतलब जो हमें अपनी पीढ़ी से मिले, हमें अपने पूर्वजों से मिले। देखिए वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब जेनेटिकली उन्हें प्राप्त होंगे, वो आनुवंशिक रोग कहलाएंगे, जेनेटिकल डिजीज। उदाहरण के रूप में वर्णांधता और हेमोफीलिया, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया, ठीक है। वर्णांधता में क्या होगा, लाल और हरे में हम अंतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हीमोफीलिया है, 2 ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक रोग हैं, और भी हैं लेकिन ये 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं। लेकिन वर्णांधता है क्या, देखिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। 17 नंबर क्वेश्चन है, जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, वर्णांधता की, उनको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो देखिए चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। देखिए कहीं कहीं लाल झंडी लोग दिखाते हैं, तो अगर आपको कोई वर्णांधता से पीड़ित है उसको ड्राइवर बना दिया जाए तो उसे लाल झंडी हरी दिखाई देगी और हरी लाल दिखाई देगी, तो क्या होगा। अब सिग्नल भैया रेड का है कि हाँ रेड सिग्नल है, तुम्हें हरा दिखाई दे रहा है जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो कैसे उसको ड्राइवर बना दिया जाएगा। तो इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बना जाता, क्योंकि ये जो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको लाल और हरे में अंतर नहीं पता लगता। बस हो गया, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि जीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। यानी कि एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो मेंडेलियन कारक होते हैं उनको जीन हम कहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई है। आनुवंशिकी की इकाई हम जीन को ही बोलते हैं, ठीक है। और जीन जो है ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम 46 हैं, ठीक है, ये जो है जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। इसी क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं। तो एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को हम जीन कहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रकार्यात्मक इकाई है। जीन जो है ये गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर देखिए, जीनोम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि जीनोम क्या होता है, अभी हमने जीन पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब जीनोम आ गया और ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर, वंशागति का आणविक आधार, 5 नंबर चैप्टर। देखिए, जीनोम पर टिप्पणी कीजिए। जीनोम क्या होते हैं, तो देखिए इस पर टिप्पणी आता है लिखने को। तो देखिए, जीनोम किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। युग्मकों अर्थात जीव की अगुणित अवस्था में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आवृतबीजी पौधों के परागकण में 12 गुणसूत्र हैं, तो उस पौधों की पत्ती, तने व जड़ की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होंगे, अर्थात उस पौधों का जीनोम 12 होगा। यानी कि क्या कहा गया है कि जीनोम किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। युग्मकों अर्थात जीव की अगुणित अवस्था में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि किसी आवृतबीजी पौधों के परागकण में 12 गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो उस पौधे की पत्ती, तने व जड़ की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होंगे, अर्थात उस पौधे का जीनोम 12 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। मैंने बताया था कि एक ऐसा एंजाइम भी है जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है। मान लीजिए डीएनए जो है वो अलग अलग खंड्स में है, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसको ऐड करने का काम कौन करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसका नाम है लाइगेज। लाइगेज ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के कटे हुए खंडों को जोड़ सकता है, मतलब जोड़ता है, ठीक है। डीएनए मान लीजिए कई खंड में डिवाइड है, तो उसको ये जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। अगर आपको डीएनए से डीएनए का निर्माण करना है तो कौन सा एंजाइम भाग लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एंजाइम होगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो डीएनए से डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। दूसरा एंजाइम हमारा क्या होगा, देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइकेज, इसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड लाइगेज, ठीक है, लाइगेज। तो डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, मतलब आपको डीएनए से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से दूसरा डीएनए बनाना है तो कौन से एंजाइम इसमें भाग लेंगे। देखिए फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज एंड सेकंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज, ठीक है। ये एक ऐसे एंजाइम, दो ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए से डीएनए के निर्माण में ये भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये था 21 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इसी चैप्टर से है, ठीक है। देखिए पारक्रमण क्या है, व्हाट इज ट्रांसडक्शन, ठीक है, मतलब पारक्रमण क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। आंसर क्या होगा इसका कि पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। मतलब एक पारक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जीवाणु के द्वारा, किसी जीवाणु के द्वारा एक डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब पारक्रमण एक प्रक्रिया है। ट्रांसडक्शन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम वायरस के द्वारा, मतलब किसी वायरस को ले लेंगे, ठीक है, और उस वायरस के द्वारा हम डीएनए का स्थानांतरण करेंगे, किसमें, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में, यानी कि एक विषाणु के द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में हम डीएनए का स्थानांतरण करेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे पारक्रमण, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है।
जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हिंदी में बोलेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मतलब हम अपने हेल्थ के बारे में कुछ इसमें जानते हैं कि हमारा हेल्थ कैसा है, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं किसके अंदर, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। देखिए मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए, यानी कि हम लोगों के अंदर या मनुष्यों में विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं वायरस के कारण, ठीक है, उसका नाम आपको लिखना। तो बहुत सारे डिजीज हैं जो विषाणु के कारण होते हैं, कुछ डिजीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए जैसे चेचक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हर्पीस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, आदि डीएनए वायरस द्वारा तथा पोलियो, डेंगू, ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब कुछ ऐसे रोग हैं जो डीएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं और कुछ ऐसे रोग हैं जो आरएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स इसको हम बोलते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश में इसको जानते होंगे, हिंदी में नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो चेचक, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, आर्थराइटिस, ये सब रोग डीएनए वायरस के द्वारा, तथा पोलियो, ठीक है, पोलियो को तो हम पोलियो ही बोलते हैं। डेंगू ज्वर को हम डेंगू फीवर बोलेंगे, ये एक ही है, ठीक है। कर्णफेर को क्या बोलेंगे, मम्प्स, ठीक है। खसरा को मीजल्स बोलेंगे, रेबीज को रेबीज बोलेंगे। ये सब आरएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। यानी कि जो जुकाम होते हैं लोगों को, ठीक है, ये किस वायरस के द्वारा होते हैं। यानी कि मनुष्य में साधारण जुकाम जो होता है इसको उत्पन्न करने वाले 2 वायरस आपको बताने हैं। सबसे पहला वायरस इसका होगा रहीनो वायरस, ठीक है, रहीनो वायरस, ठीक है। और दूसरा वायरस, इसका दूसरे वायरस का नाम क्या है, कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस। देखिए पहले से ही हमारे बायोलॉजी के बुक में था। अभी कोरोना वायरस तो बहुत ज्यादा आक्रमण किया था हम लोगों पर, लेकिन ये हमारे बुक में पहले से ही इसका नाम था कोरोना वायरस, ठीक है। तो मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 वायरस जो हैं वो रहीनो वायरस और कोरोना वायरस होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, ठीक। अब देखिए 25 नंबर है कि एक शर्त किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथ निकाल दिया जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम लोगों के अंदर थाइमस ग्रंथ पाई जाती है, जिसको हम प्राथमिक लसिकांग भी बोलते हैं। ये हमारा एक अंग है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे मानव शरीर से थाइमस ग्रंथ को निकाल दिया जाए तो हमारे प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो हमें रोगों से बचाती है, ठीक है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, इस पर क्या डिफरेंस होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम लोगों के अंदर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो देखिए थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकांग है, ठीक है, लसिकांग लिख दीजिएगा, लसिकांग है, लसिकांग है ये, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं, ठीक है। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं से विभेदन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस यही रीजन है, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसको बोलते हैं। तो देखिए श्वेत हृदयाणु या लिम्फोसाइड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए हिंदी में श्वेत हृदयाणु, ठीक है, और इंग्लिश में लिम्फोसाइड को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे 27, ये हमारे 7 नंबर चैप्टर से है, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हैं और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो बहुत ज्यादा लाभदायक है हमारे लिए, ठीक है। तो उनकी बात की जाए, देखिए तो उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको बताना है एक प्रकार से किण्वन से आप क्या समझते हैं, किण्वन क्या होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं, जैसे यहां पर आगे कि उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर इसका आंसर चावल, आटा, दाल का बना नरम आटा, जिसका प्रयोग डोसा व इडली को बनाने में किया जाता है, वो जीवाणु द्वारा किण्वित होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग इडली खाए होंगे, डोसा, ठीक है। तो चावल, आटा, दाल का जो बना नरम आटा होता है, जिसका प्रयोग डोसा व इडली बनाने में होता है, ये जीवाणुओं द्वारा किण्वित होते हैं। इस आटे का फूला हुआ दिखना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हम ग्लूकोज को ले लें, जैसे हमने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। जब इसका किण्वन कराएंगे, ऊपर हम हेडिंग डालेंगे किण्वन, ठीक है,
किण्वन। तो देखिए बनेगा क्या, देखिए यहां पर आपका C2H5OH बन जाएगा एथिल अल्कोहल और CO2 बन जाएगा और दोनों के दो दो मॉलिक्यूल रहेंगे, दो इसका दो इसका, ठीक है। अब ये आपका बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज का किण्वन कराएंगे तो ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाएगा। तो ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो कहा गया था कि चावल, आटा, दाल का बना जो नरम नरम आटा है जिसका प्रयोग डोसा व इडली बनाने में होता है, ये जीवाणुओं द्वारा किण्वित होते हैं। इस आटे का फूला हुआ दिखना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण होता है, ठीक है। अब इसको जैसे हम ग्लूकोज हमने ले लिया, ठीक है, इसका हमने किण्वन करा दिया तो एथिल अल्कोहल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यही होगा किण्वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी कौन सा ऐसा आहार है, कौन सा ऐसा भोजन है जो हम लोग खाते हैं और उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ लाभप्रद यानी कि कुछ यूजफुल उपयोगों का भी वर्णन करना है। तो देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। यानी कि जो लैक्टिक एसिड होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। यानी कि दूध से दही कैसे बनता है, मतलब जो लैक्टिक एसिड होता है दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, उसमें जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल को दूध में बदल देता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आगे देखिए यह दूध की शर्करा लैक्टोज को, हमारे दूध में लैक्टोज नामक एक शर्करा पाई जाती है, शुगर, ठीक है, इसको ये लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसिन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो लैक्टिक अम्ल है ये दूध में एक प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे दूध में हमारे लैक्टोज भी होता है और एक प्रोटीन केसिन होता है, इसको जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है, तभी लोग कहते हैं कि दूध से दही हो गया, ठीक है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12, ठीक है, B12 उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो ये जीवाणु हैं ये B12 विटामिन आपने सुना होगा, ये भी विटामिन बी का एक पार्ट ही है, ठीक है। तो ये विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए क्वेश्चन, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा कराया जाता है। यानी कि जो चाय उद्योग है, ठीक है, जो चाय पत्ती हम लोग यूज करते हैं चाय बनाने में, इसमें चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा कराया जाता है। तो देखिए चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा होता है। यानी कि जो चाय उद्योग होता है, टी फैक्ट्रीज होती हैं, इसमें जो चाय की पत्ती होती है, ठीक है, इसका किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु से किया जाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। ये तो सबको पता होगा, सिरका, जो सिरका बनाते हैं इसके उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं, किन जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर होगा, सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हमें सिरका बनाना है तो हम एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा इसके साथ ये बड़ी मात्रा में भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है, जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं, जैव उर्वरक जो हैं ये एक प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। किस प्रकार के जीव होते हैं, देखिए एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक जो हैं ये एक प्रकार के जीव होते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मृदा में जो मिट्टी होती है, ठीक है, इसकी पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं ताकि इसमें जो भी फसल बोया जाए उसके अच्छी गुणवत्ता के साथ ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नॉस्टॉक, एनाबिना, टोलीफ्लोट्रिक्स आदि वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करके इसे नाइट्रोजन यौगिक में परिणत कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे हैं, ठीक है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, टोलीफ्लोट्रिक्स है, ठीक है, आदि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करके इसे नाइट्रोजन यौगिकों में परिणत कर देते हैं, ठीक है। तो ये होंगे जैव उर्वरक में जो जीवाणु होते हैं वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इनका नाम है नॉस्टॉक, एनाबिना, टोलीफ्लोट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वाहित मल, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, ठीक है, इसी चैप्टर में है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए वाहित मल क्या होता है, ठीक है, बहुत कई बार ये आ चुका है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वाहित मल से आप क्या समझते हैं, और ये है वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। तो देखिए पहले तो आपको बताना है कि ये होता क्या है, फिर ये किस प्रकार से हमें हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाता है वो बताना है। देखिए प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। यानी कि क्या होता है, जो नगर होते हैं, सिटीज होते हैं, ठीक है, उसमें जो है शहरों में व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसका प्रमुख स्रोत क्या है, मलमूत्र है, जो मनुष्य का टॉयलेट है, ठीक है, वो इसका सबसे प्रमुख घटक है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। यानी कि इसी व्यर्थ जल को, जो टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, इन सबके जो जल होता है, इसी व्यर्थ जल को हम नगरों में या शहरों में वाहित मल के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में सीवेज बोलेंगे, ठीक है। देखिए इससे क्या क्या हानियां हैं। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। यानी कि जो वाहित मल होता है, सीवेज होता है, इसमें इसके कार्बनिक पदार्थों में बहुत बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे लिए रोग जनकीय होते हैं, मतलब वो रोग उत्पन्न करते हैं हम लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करते हैं। यानी कि जो वाहित मल होता है, सीवेज होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जितना नॉर्मल वाटर में ऑक्सीजन होता है, उतना उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं पाया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता, और ये जो वाहित मल है, सीवेज है, इससे ये वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। बायोगैस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बायोगैस जो होता है, इसके घटक गैस कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोसीय पदार्थ पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, इन्हीं सब के कारण जो है बायोगैस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बायोगैस क्या है, ठीक है। बायोगैस के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि बायोगैस हम जो है प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोसीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हाइड्रोजन के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं। यानी कि बायोगैस के जो घटक हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन गैस होते हैं, ठीक है, मेनली मीथेन होता है। तो ये आपका हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 33 नंबर, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होता है, इसमें उपयोगी दो ऐसे एंजाइम के नाम और उनके वर्क लिखने हैं आपको, ठीक है, जो इसमें उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कार्य करता है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। यानी कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन होता है, मतलब डीएनए को अगर मान लीजिए जुड़ा है, उसे हमें खंडों में डिवाइड करना है, पार्ट्स में, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। दूसरा देखिए, डीएनए लाइगेजेस या डीएनए लाइगेज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। यानी कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होगा, ये डीएनए को काटने का कार्य करेगा, और डीएनए लाइगेजेस जो है या डीएनए लाइगेज जो है, ये एंजाइम डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मतलब दोनों दे दिया गया, कोई काट रहा है तो कोई जोड़ रहा है, ठीक है, बस हो गया। अब देखिए जो डीएनए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, इसको हम कैंची भी बोलते हैं। मतलब कैंची का मतलब कैंची काटने का कार्य करती है, तो वैसे ये भी करते
है। ठीक है, तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आणविक कैंचियां क्या हैं, इसकी विशेषताएं दीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए। तो देखिए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, ये डीएनए को खंडों में काटता है। देखिए कैंची का काम भी होता है काटना। ठीक है, तो जो हमारे 34 में क्वेश्चन है कि आणविक कैंचियां क्या है, ठीक है, इसके बताना है आणविक कैंचियां क्या है, इसकी परिभाषा आपको देना है। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि ये जो है डीएनए को विभिन्न खंडों में काटने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए ये डीएनए को खंडों में काटता है, तो इसको कैंची बोलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं, ठीक है, जीवाणु कोशिकाओं यहां पर कर दीजिएगा, जीवाणु कोशाओं, ठीक है, कोशाओं के अंदर प्रतिकृत करने की क्षमता होती है। यानी कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का आपको नाम लिखना है जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशाओं के अंदर प्रतिकृत करने की क्षमता होती है, तो उसको हम लिखेंगे ईस्ट क्लोनिंग संवाहक। ठीक है, ये एक ऐसा संवाहक है, ईस्ट क्लोनिंग इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, ईस्ट क्लोनिंग संवाहक। ठीक है, ये एक ऐसा संवाहक होता है जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृत करने की क्षमता होती है, रेप्लिकेशन करने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, तो ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है और मैंने देखा है कि ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हमारे 9 चैप्टर से है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, एवं उसके अनुप्रयोग। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। पारजीनी जंतु क्या होते हैं, बहुत कई बार ये आया, आप देखकर उठाकर देखेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 सभी में ये क्वेश्चन आया है। देखिए ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जंतु, ठीक है, जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया, मतलब जो उनका डीएनए है, ये ऐसे जंतु होते हैं पारजीनी जंतु जिनका जो डीएनए है उसमें परिचालन विधि द्वारा एक अन्य जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, तथा वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उसके अंदर जब जीन कर दिया गया तो वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करेगा। तो इन्हीं जंतुओं को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, डाली नामक भेड़ जो जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी आदि। मतलब कुछ उदाहरण है, जैसे डाली नामक भेड़ है, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें हैं, ठीक है, और मीरा नामक बकरी है। ये सब पारजीनी जंतु हैं। इनमें क्या किया गया है, देखिए पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। मतलब इनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है, परिचालन विधि द्वारा। तो ये सब पारजीनी जंतु होंगे। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, डॉली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय और मीरा नामक बकरी। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इसी चैप्टर से है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, बायोपायरेसी क्या होता है। ठीक है, बायोपायरेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उठाकर देखिए इसको। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब में आया है। ठीक है, देखिए पेपर्स थोड़ा अलग अलग होते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे उसमें देखिए पेपर थोड़ा डिफरेंट आता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं, जैसे इंग्लिश का पेपर हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे लगभग 90% की सर पेपर बहुत अच्छा गया। अब एक आध जिला ऐसा है जिसमें थोड़ा कम आया क्वेश्चन, तो वो लोग कह रहे हैं सर अच्छा नहीं गया। मतलब जिले में अलग अलग पेपर होता है। ठीक है, हम तो पूरी यूपी की तैयारी कराते हैं। तो देखिए बायोपायरेसी किसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का प्रयोग करना ही बायोपायरेसी है। मतलब आप किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से, ठीक है, जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं बिना पूछे, तो इसी को हम बोलेंगे बायोपायरेसी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। देखिए उत्पादक तथा अपघटक में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्पादक और अपघटक में क्या अंतर है। ये 10th नंबर चैप्टर से है। ठीक है, जो हमारा जीव और समष्टियां चैप्टर है। तो देखिए उत्पादक जो है हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। मतलब उत्पादक हम किसको बोलेंगे, जो हरे पौधे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पौधे
हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वो उत्पादक होंगे। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं कवक आते हैं जो मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करते हैं। यानी कि उत्पादक वो होंगे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन अपघटक के अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे जीवाणु एवं कवक जो मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, खुद वो नहीं बनाते। 39 नंबर देखिए क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए इसमें जीव और समष्टियां में 1-2 क्वेश्चन और था, उसको मैंने यहां पर नहीं लिया है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये सिंपल सा है, आप लिख सकते हैं 2 लाइन में कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 5 जून, ठीक है, 5 जून, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से, मैं बोल रहा हूं, देखिए जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्राणी कहां पाए जाते हैं? जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये प्राणी कहां पाए जाते हैं, जैसे बब्बर, शेर और बाघ, ठीक है, 2 आपको दे दिए गए प्राणी। अब पूछा जाएगा कि ये कहां पाए जाते हैं, मतलब तो देखिए बब्बर शेर जो है ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित गिर जंगल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बब्बर शेर, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित गिर जंगल में। और बाघ कहां? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन में, यहां पर बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बाघों से डरते भी हैं, तो डरना नहीं हम है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है? यानी कि ऐसा कौन सा जंतु है जो बहुत ज्यादा शिकार के कारण, मतलब उसका शिकार बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो हमारे भारत से विलुप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसका नाम है कस्तूरी मृग। पहले ये बहुत ज्यादा दिखते थे लेकिन धीरे धीरे ये सब विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, कस्तूरी मृग ये ऐसा जंतु है जो धीरे धीरे अत्यधिक शिकार के कारण भारत से धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, मतलब इसकी समाप्ति ही हो जाएगी क्योंकि इसके शिकार बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग, ठीक है। 42 देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसका आपको नेम लिखना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख बुक लेंगे उठाकर देखेंगे, बहुत बार है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो पहले उसका नाम था हेले राष्ट्रीय उद्यान, बट वर्तमान में प्रेजेंट में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। यानी कि हमारे नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत जो है, ठीक है, इसमें उपस्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखे। तो देखिए फर्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फिर दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में है। ये 4 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है भारत के जो उत्तरी भारत में स्थित है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से, 44 नंबर, तप्त स्थल क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। व्हाट इज हॉट स्पॉट? अब ये वाला हॉट स्पॉट नहीं जो हम लोग मोबाइल में देते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट अलग होता है, तप्त स्थल क्या होते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तो देखिए वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाते हैं। यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां की जो जैव विविधता है वो संकट में हो, ठीक है, तो इस स्थल को हम तप्त स्थल कहेंगे या हॉट स्पॉट कहेंगे। मतलब वहां के जीव बहुत संकट में होते हैं। जो फिर देखिए हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल है। यानी कि तप्त स्थल के एग्जाम्पल अगर देखे जाएं तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हिमालय
और इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट, ठीक है, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तपस्थल है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यही था हमारे 12th बायोलॉजी के, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक। देखिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक पूरे चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस को बता दिया। अब ये तो थे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और ये एक मैराथन क्लास था, लगभग 40 से 50 मिनट का ये वीडियो है। जो भी देख लेगा वो अच्छे नंबर लेकर आएगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।